अब क्या हुआ कि रतन एक पेड़ पे चढ़ गई, छोटा सा एक पेड़ था। अब वो जैसे ही वहां पे चढ़ी तो उसको समझनी चाहिए कि जब एक बार उसको रोक दिया गया वहां पे कोई हादसा भी हो सकता था। तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। उम्मीद करता हूँ कि आपका वीक बहुत बढ़िया गया होगा और आज फिर वीकेंड पे आप अपनी सारी प्लानिंग कर चुके होंगे वीकेंड को एंजॉय करने के लिए। तो आज जिस लोकेशन पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, अरे एक मिनट उससे पहले, आज हमारा शिव विलास के बाहर फर्स्ट आउटडोर शूट है और हम आज बाहर जाने वाले हैं शो में। और इस कैप को आपको देख के याद आ रहा होगा, हाँ जी, ये सेम वही कैप है जो मैंने शो में भी डाली हुई थी। और ये वाला भी आंसर मैं करूंगा आपको ना, यानी कि पहले ही मुझसे पूछा जाता था कि शो में कॉस्ट्यूम्स के रिगार्डिंग जो हमारे कपड़े होते थे, ड्रेसेस के रिगार्डिंग, ये वाला भी मैं आपको आंसर करूंगा। ये मेरी वन ऑफ द लकीस्ट कैप है। और जिस लोकेशन पे आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ वो लोकेशन मेरे उन दिनों के लिए बहुत ही खास लोकेशन है जिस टाइम पे मैं मॉडलिंग किया करता था। मेरे मॉडलिंग करियर जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे वो लोकेशन बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास है। तो चलते इस लोकेशन पे, बाकी सभी बातें आगे वहीं पहुंच के करते हैं। ठंड बहुत होगी भरावा, व्लॉगिंग के चक्कर ठंड ना लवा ली। चलो जी, चलो लोकेशन पे चलिए। लोकेशन में पहुंच गए हैं और ठंड हो गई है थोड़ी सी, तो मैंने अपनी जैकेट डाल ली है और इसके साथ ये वाली कैप नहीं चल रही है। अब इस कैप को निकालेंगे हम और बिना कैप के आगे की स्टोरी आपको मैं बताऊंगा। जी, तो चलते हैं अंदर और मैं पूरी स्टोरी आपको आगे अंदर बैठ के बताता हूँ। हाँ जी, जैसे ही मैं इस लोकेशन में पहुंचा ना यार, एक बढ़िया चीज देखने को मिली मुझे। एक नहीं बल्कि दो बढ़िया चीज देखने को मिली। एक तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखो। ये भी जैसे ही यहाँ पे पहुंचा मैंने ये चीज देखी कि यहाँ पे सेम जगह पे रामलीला भी होती है। और दूसरी स्पेशल चीज एक और जो मुझे देखने को मिली, मैंने ये बैनर देखा देखा तो रंजीत भाई ना उस टाइम पे भी जब हम करते थे मॉडलिंग एंड ऑल, ये सारे ऑर्गेनाइज यही करते थे। और एक तो मेरा दोस्त अभी मेरे साथ यहाँ पे नहीं है, वो न्यूजीलैंड चला गया। अगर वो भी होता ना, वो फोटो देखते कहता यार ये चोर भी यहीं पे है। तो ये है आज की लोकेशन, बढ़िया वाइब्स आ रही हैं यार। चलते हैं अंदर और आपको आगे की स्टोरी अंदर बैठ के बताता हूँ। ये है ओपन एयर थिएटर्स, जहाँ पे मैंने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की थी। रात के टाइम पे यार ये डिफरेंट ही जाता है, बहुत बहुत बढ़िया लगता है। मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा आपको थोड़ी फोटोज और वीडियोस यहाँ की डालने की, बट इससे भी यार मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ये वही लोकेशन है जहाँ पे मैं आपको लेके आना चाहता था। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा देख के यार कि जैसे ही मैं इस लोकेशन पे पहुंचा तो अंदर ये पूरा सेट लगा हुआ था। मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे ऐसे रामलीला का आयोजन होता है हर साल। पता नहीं हर साल होता है कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पहले जो ये इस जगह है, जो स्टेज है, यहाँ पे शोज होते थे, यहाँ पे नाटक परफॉर्म किए जाते थे। जो मैंने बाहर आपको पोस्टर दिखाया है रंजीत भाई का, तो रंजीत भाई ही ऑर्गेनाइजर होते थे। ऑब्वियसली कोई और भी ऑर्गेनाइज करता होगा, बट लेकिन उस टाइम पे जो हम करते थे तो उस टाइम पे यहाँ पे वही ऑर्गेनाइज करवाते थे। और आज की डेट में भी इस चीज को आई थिंक 15 साल हो चुके हैं। 15 साल के बाद भी रंजीत भाई का पोस्टर देख के मुझे बड़ी हैरानी, क्यों आज की डेट में भी अभी तक यहाँ पे शो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। आई थिंक ये वाला जो है ये भी उन्होंने ऑर्गेनाइज करवा रखा है। मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, पोस्टर पे गया था, बट मुझे लगता है कि शायद इसको भी उन्होंने ऑर्गेनाइज करवा रखा है।
तो जो भी लोग हैं जो इनिशियली अपनी एक्टिंग अपना मॉडलिंग का करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही एक छोटी-सी एक उनको एक बूस्ट दे देता है, उनको एक छोटी-सी ना एक एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, कि इतने सारे ऑडियंस के सामने जब आप एक स्टेज पे परफॉर्म करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है, आपका दिल खुल जाता है। तो ये वही जगह है कि जहाँ पे मुझे स्टार्ट मिला अपने मॉडलिंग करियर के लिए। यहाँ पे मैंने मिस्टर चंडीगढ़ का शो किया, आई थिंक एक शो और किया था, उसके बाद मैंने सिप्पा के साथ ही चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, श्याम जुनेजा सर हैं, तो उनके साथ मैंने यहाँ पे 2 शो कोरियोग्राफ भी किए मॉडलिंग के लिए। तो बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ हैं इस थिएटर के साथ, इस जगह के साथ। एक और एक और मेमोरी है इस जगह के साथ नहीं, इस पूरे पार्क के साथ। जब मेरे कॉलेज का लास्ट डे था, जब मैं अपनी बैचलर्स कर रहा था, तो हम सभी ने डिसाइड किया था कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, आई थिंक वो बंद हो चुका है, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे जाने की, बट जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अब वो बंद हो चुका है यहाँ पे। एक यहाँ पे रेस्टोरेंट हुआ करता था, तो हम सभी ने डिसाइड किया जितने भी हम फ्रेंड्स थे कॉलेज के, क्योंकि एक सेंटर पॉइंट है ये ना, ये चंडीगढ़, पंचकूला का एक तरह से कह लो कि एक सेंटर पॉइंट है, एडजॉइनिंग जितने भी एरियाज़ हैं, तो एक बहुत सेंटर पॉइंट है ये वाला। तो हमने सभी ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे आके मिलते हैं। बहुत अच्छा दिन था यार, कॉलेज के बाद सभी हम यहाँ पे इकट्ठा हुए, सभी ने बहुत एन्जॉय किया, बहुत मस्ती की, क्योंकि लास्ट डे था, उसके बाद पता नहीं था किसी को किसने कहाँ जाना है। किसी की जॉब जॉइनिंग गुड़गाँव में थी, किसी की बैंगलोर थी, किसी की मुंबई थी, कोई अब्रॉड जा रहा था। तो लास्ट डे था और बहुत एन्जॉय किया हमने। बट इसके लास्ट में क्या हुआ कि जैसे ही हम यहाँ से निकले घर के लिए, मैं था और मेरे 2 फ्रेंड्स और थे साथ में और हमारा चालान हो गया। तो वो सारी मेमोरीज़ आज भी जुड़ी हुई हैं इस जगह के साथ। तो हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। लास्ट टाइम हमने फिनिश किया था कि हम जाने वाले हैं आज आउटडोर शूट पे फर्स्ट टाइम हम जाने वाले हैं शिव विलास से बाहर। फर्स्ट टाइम जैसे ही आपने देखा कि हमारा वो एपिसोड खत्म हो चुका है, तो अनुपम की डेट हो चुकी है, अनुपम डेट पे जाके आ चुका है। उसके बाद एक और फनी चीज़ यहाँ पे बहुत हो रही थी कि अनुपम जब तक डेट पे गया हुआ था ना और जब तक डेट से वापस नहीं आया था, शोहेब ओहो! शोहेब की जो हालत थी, उसने इतनी गालियाँ निकाली ना, इतनी गालियाँ निकाली उसको, वो इतना अनाप-शनाप बक रहा था उसको। आप अभी देखोगे उसकी बाइट्स में भी देखोगे, जो कह रहा था ना वो सच्चाई थी यार, उसने बहुत गालियाँ दी थी अनुपम को, बहुत गालियाँ दी थी। चलो अब देखो, इस चीज़ में मैं इस चीज़ को सही तो नहीं ठहरा था, बट लेकिन एक जेलस होना हर किसी का बनता है। अभी भी मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने सीधा पॉइंट आउट ही किया, मुझे नाम नहीं याद, किसी ने पॉइंट आउट किया, आप तो वही हो ना जो आप उस शो में थे और शोहेब से जेलस करते थे, बिकॉज़ रतन शोहेब को ज़्यादा टाइम देती थी, तो जेलस कौन नहीं करेगा? हम सभी जितने भी लड़के वहाँ पे गए हुए थे, जब शो में हैं हम जिस काम के लिए गए हैं, हम रतन से मिलने के लिए गए हैं, उससे बात करने के लिए गए हैं, तो ऑब्वियसली जब कोई ज़्यादा किसी को टाइम देगा या ज़्यादा ज़्यादा किसी के साथ इंटरैक्ट करेगा, तो थोड़ा तो जेलस होना बनता ही है। तो शोहेब की जो हालत थी, तो अगर आप शोहेब का अंदाज़ा लगा सकते हो, तो शोहेब की जो हालत थी, ऑब्वियसली बाकी लड़कों को भी उस चीज़ से जेलस फ़ील हो रहा होगा। हर किसी को टाइम चाहिए था, हर किसी को बात करनी थी। तो जब किसी को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा अटेंशन मिलेगी, तो बाकी लोग तो जेलस फ़ील करेंगे ही। सभी शिवविलास से बाहर निकल के बस में बैठ चुके हैं और लास्ट में एंट्री होती है रतन की। रतन बैठती है फर्स्ट सीट पे, पूरा ऑलरेडी आगे लगा हुआ है। तो वही सभी ने देख लिया था कि हाँ, अब रतन आके बैठ गई है, तो अब चांस निकालते हैं रतन से बात करने का, क्योंकि देखो अभी तक जितना जो टाइम निकला है ना, रतन के साथ बहुत अच्छे से किसी की बात नहीं हुई है। सिर्फ रोहित मित्तल, कुणाल मडीवाला और अब अनुपम। तो अभी हम जितने लोग हैं, हम ठीक है, जितना सामने से हाय हेलो हो रहा है या थोड़ी-सी जो बातचीत हो रही है उतनी हो रही है, उससे ज़्यादा इंटरेक्शन अभी किसी का भी नहीं हुआ है, बस अभी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है। तो हर किसी को मौका चाहिए, हर किसी को बात करने के लिए एक चांस चाहिए। तो वो बस वाला जो टाइम है कि हमने बस से लोकेशन पे जाना है, तो वो जो ड्यूरेशन है, तो हर कोई चाहता है कि यार थोड़ी-सी इंटरेक्शन रतन के साथ करे, थोड़ी एक्स्ट्रा इंटरेक्शन करे, थोड़ी बातचीत करे कि पता लगे आपको कि हाँ, कि रतन के दिल में क्या चल रहा है। तो थोड़ा बहुत हर किसी ने यानी कि ट्राई किया, तो बट उससे पहले सबसे ज़्यादा जले से भरे हुए शोहेब ने मौका मारा और शोहेब पहुँच गया रतन के पास। और आपने देखा ये शोहेब का बिहेवियर, चलो जो भी है, मैं इस चीज़ में अभी कमेंट नहीं करूँगा। मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कि हाँ, क्या-क्या होता था बिहाइंड द सीन। तो शोहेब ने मौका मार लिया और शोहेब रतन से बात करने के लिए चला गया। और वो अपने टिपिकल वे में रतन से बात कर रहा है, ठीक है, जिसका भी जैसे भी जो तरीका बात करने का, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रतन से वो बात करने चला गया। उसके बाद जितने भी हम लोग थे, हमने सोचा कि बारी-बारी जैसे भी
हमारा जो डेस्टिनेशन है वो आएगा, उससे पहले हर किसी को 2-3 मिनट देके हम अकॉर्डिंगली बात कर लेंगे। बट लेकिन वही फिर से शोएब का वही वाला बिहेवियर, वही नेचर, तो वो और किसी को बात ही नहीं करने देना चाहता था। रोहित जैन ने भी ट्राई किया, रोहित जैन को वापस भेज दिया। तो हमने उसी टाइम पे ना ये चीज़ सोच ली थी कि यार कि हम इस टाइम पे नहीं बात करेंगे। शोएब ने रोहित जैन को वापस भेज दिया था, तो रतन को ही बीच में इंटरफेयर करना पड़ा कि हाँ, उन्हों से ही बात करनी है। रोहित को भी बुरा लगा होगा, तो शोएब वहां से गया, फिर रोहित जैन ने वापस आके रतन के साथ बैठ के बातचीत की, थोड़ी इंटरेक्शन की। तो यही यही सभी को यही चाहिए था यार, थोड़ा-थोड़ा यानी कि बात करने का मौका हर किसी को चाहिए था। तो उसके बाद दीपक पंडित वहां पे आया, तो वहां पे ये वाली चीज थोड़ी ना चल रही थी कि हाँ, अब मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा। तो मैं और राहुल हम एक साथ ही बैठे हुए थे, तो हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि यार ये जो टाइम है ना, इसमें बहुत कम ड्यूरेशन मिल रहा है बात करने का। थोड़ा सा यानी कि इंटरेक्शन के लिए एक बेटर आपको टाइम चाहिए, जैसे कि अनुपम को मिला ना या फिर बाकी लोगों को मिला। तो मुझे लगता है कि ये वाला टाइम ना हर किसी को थोड़ा-थोड़ा चाहिए था। तो हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हम अभी बात नहीं करेंगे, हम बाद में बात करेंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग। देखा होगा जो राहुल का कमेंट था ना यहाँ पे, राहुल ने जो कमेंट किया था, मैं इस तरफ आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो ऐसे कि आप यहाँ बैठो, मैं उनके साथ उनकी सीट पे बैठ के रहो। जो नहीं नहीं, राहुल ने आप जो यहीं कमेंट बैठो, किया थोड़ी था ना देर वो में, थोड़ी देर में घुमा के रखना। सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि वहां पे एक तरह से ना होड़ लगी थी कि हाँ मुझे पहले बात करनी है या आपको बात करनी है। तो राहुल का जो कमेंट था इसके रिगार्डिंग, तो राहुल का कमेंट इसी चीज के लिए था कि हम अभी नहीं बात करेंगे, जैसे हम डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं या फिर हम बाद में जब हमें मौका मिलेगा ना हम तभी बात करेंगे। अब तो हमें भी ना इस चीज का कोई आइडिया नहीं था कि आज की डेस्टिनेशन क्या है, हम कहाँ जाने वाले हैं। तो रतन ने ये वाली चीज बताई कि आज हम जाने वाले हैं एक गांव में, एक विलेज में, देखने के लिए कि हम जितने लोग हैं कि हमें गांव में जाके कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि जैसे देखा जाए सभी किसी ना किसी शहर से बिलोंग करते थे, गांव से कोई भी नहीं आया था। तो रतन एक चीज ये देखना चाहती थी हम गांव में कैसे बिहेव करते हैं। तो आज इसीलिए डिसाइड हुआ कि एक ऐसी लोकेशन कि जहाँ पे हर किसी के लिए वो एक एक्सपीरियंस नया हो। जैसे मैं कहूँ कि मेरे लिए एक गाँव का एक्सपीरियंस नया नहीं था, बट मैं बहुत छोटा था यार जब मैं अपने गाँव जाता था। आई थिंक 10 या 11 साल का होऊँगा। उसके बाद से मैं कभी अपने गाँव नहीं गया मुझे था। तो मौका नहीं मेरे लिए भी मिला एक और तरह मैं से उन न्यू लोगों में से एक्सपीरियंस था नहीं हूँ और कि मुझे सीरियसली लोगों को मुझे कि बहुत अच्छा लगता धक्का है। देकर मैंने रतन आपको के पहले पास भी जाऊँ, क्योंकि रतन कोई एक वीडियो बेइज्जती में के और पास नहीं है बताया। और मैं कोई पैसेंजर आई नहीं हूँ थिंक वो कि जो दूसरे को घाट धक्का वाला देके वीडियो था बेइज्जती के उसमें पास मैंने बताया पहुँचा कि दिया। मुझे अच्छा लगता है यार कि जब आप किसी नई जगह पे जाते हो, उस नई जगह को एक्सप्लोर करना, उस नई जगह के फूड को एक्सप्लोर करना, उस नई जगह के लोगों से बात करना, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है यार। ये इवन इंडिया में हो या चाहे अब्रॉड हो, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। मैं किसी भी नई जगह जाके वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, वहाँ के फूड को, वहाँ के कल्चर को समझने की कोशिश करता हूँ। तो ये मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ यार आज कुछ नया होगा, कुछ एक नया देखने को मिलेगा और एक अच्छा मौका मिलेगा एक राजस्थान के गाँव में जाके वहाँ के कल्चर को देखने का। हाँ जी, लोकेशन पे हम सभी पहुँच चुके थे और लोकेशन पे पहुँचने के बाद हितेन भाई भी वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुके थे। हमारे साथ नहीं थे हितेन भाई अलग से पहुँचे थे। हितेन भाई भी वहाँ पे लोकेशन पे पहुँच गए थे। तो तो वहीं पे फिर स्टार्ट हो गया। हितेन भाई ने ना सभी से पूछना स्टार्ट कर दिया कि भाई कल अनुपम डेट पे गया था, तो किसको कैसा लग रहा है? तो सबसे पहले पूछा शोएब से, तो शोएब ने जो भी डिस्क्रिप्शन दी ना, जो भी उसने बताया, वो पहले तो सब कुछ सच था। जितना भी उसने बताया ना कि हाँ, वो गालियाँ दे रहा था अनुपम को, वो सब कुछ सच था भाई। जैसे ही वो अनुपम डेट के लिए निकला था ना, जब तक वो वापस नहीं आया, शिवलाल वापस नहीं पहुंचा, उसने उसको भर-भर के गालियाँ दी, उसके मुँह पे भी गालियाँ दी। आपने वो देखा वैसे पहले वाली चॉपर राइड से पहले भी जो वो बीप कर दिया था ना, वो सच में गालियाँ दे रहा था। उसको इतना जेलस हुआ था ना या इतना बुरा लगा था, उसने बहुत गालियाँ दी थी अनुपम को। हाँ जी, तो उसके बाद जो उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा था ना कि वो चॉपर में गया, उसके बाद उसने चॉपर को पार्किंग में लगा दिया, फिर चॉपर का फैन बंद कर दिया। यार वो बहुत फनी था, हमारा हंस-हंस के बुरा हाल हो गया था वहाँ पे भी ना। बहुत फनी था वहाँ पे। उसके बाद जो हितेन भाई ने मुझसे पूछा था ना कि हाँ, कि मुझे कैसा लगा? तो वो वो एक्चुअली यार सच में हर किसी को जेलस हो ही रहा था, हर किसी को जेलस कम और ये लग रहा था कि यार हर किसी को मौका तो चाहिए ना, किसी को 5 मिनट नहीं मिल पा रहे हैं और किसी को 5 या 6 घंटे पूरे मिल गए हैं। तो ऑब्वियसली हर किसी को जेलस फील होना वहाँ पे उस मौके पे बनता ही था।
तो जब हितेन भाई ने मुझसे पूछा, जो मैंने ये वाला कमेंट कहा ना कि अनुपम से प्यार बढ़ गया, हर किसी का अनुपम से प्यार बढ़ गया था, हर कोई कह रहा था यार इन हमको पकड़ के ना तो धो देना चाहिए। क्योंकि हर किसी को यार वो लग रहा था कि उस प्यार के नजराने की वजह से, सिर्फ एक वो पर्टिकुलर रीजन की वजह से उसको इतनी बड़ी डेट या इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल सकता, बट उसको मिला। चलो उसका लक है, बहुत बढ़िया, उसको डेट मिल गई, उसकी बातचीत हो गई और आज हम आए यहाँ पे आउटडोर शूट पे। और उसके बाद हम सभी को पता लगता है कि आज हमने बैठना है कैमल पे, आज है कैमल राइड, कल थी चॉपर राइड, आज है कैमल राइड, तो कल थी चॉपर डेट, आज है कैमल डेट। तो उसके बाद हितेन ने ये जब अनाउंस किया, जब हितेन ने बोला कि आज किसी को मौका मिलेगा रतन के साथ बैठ के कैमल राइड पे जाने का, तो हर किसी ने सोचा था यार कि चलो कल नहीं चांस मिला तो आज मिल जाएगा। बट यहाँ पे फिर से ये नहीं, एक्चुअल है, सच्चाई है, जो सा मैंने अपनी बाइट्स में बोला ना, जो मैंने कहा वो हमें लगता था यार, क्योंकि हम जितने भी लोग थे ना थोड़े मैच्योरली बिहेव करते थे, थोड़ा मैच्योरली बात करते थे। और यहाँ पे जो शोहेब का जो बिहेव था ना वो किडिश था, थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर था। और ये जो एक्चुअली हम बाइट्स देते हैं ना, ये एक्चुअल बाइट्स हमारे 100% हमारे वर्ड्स नहीं होते थे। मैंने आपको पहले भी बताया, इस वाले एपिसोड से पहले भी मैंने आपको बताया, ये हमारे 100% वर्ड्स नहीं होते थे। ये वर्ड्स एक तरह से हमारे मुंह में डाले जाते थे, जो हमारे क्रू था, जो हमारे जो बाइट्स लेते थे ना, जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे, वो जब बाइट्स लेने के लिए आते थे तो वो क्वेश्चन ही इस तरह से पुट करते थे कि हम आंसर को उसी फॉर्म में आप तक पहुंचाएं, या आप तक हमारी बात इस तरह से पहुंचे, हम उन वर्ड्स को ही यूज करें। कि क्या आपको लगता था कि रतन ने शोहेब को एक बच्चा समझ के उसको डेट दे दी? तो अब क्या मैं इस सवाल के जवाब में कोई डिफरेंट आंसर दे सकता हूँ? ऑब्वियसली मैं उसी को उसी फॉर्म में दूंगा कि हाँ, मुझे लगता था कि रतन ने शायद उसको बच्चा समझ के वो डेट दे दी, कि बहुत ही ऐसा हो गया था कि हाँ, उसको बहुत ज्यादा जेलस हो गया था। तो जब वो शोएब ने जितना ही बोला ना, वो जो बोल रहा था वो एक दिन से कॉन्टिन्यूसली चीज चल रही थी सारी। और उसका जो अनुपम का जो कमेंट था ना, यहाँ पे अनुपम कमेंट भी बिल्कुल जेन्युइन था। उसने जो बोला कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, वो सच्चाई थी यार, बिल्कुल ना। वो लग रहा था हमें, वहां पे होटल में भी लग रहा था और वहां पे भी बिल्कुल वही बिहेव था उसका। तो लग रहा था हमें कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। जब हितेन भाई ने रतन से ये वाली बात पूछी कि वो किसके साथ जाना चाहती है, सभी के फेस पे क्वेश्चन मार्क आ गया। तो मुझे उस टाइम पे भी लगा था यार कि हो सकता है कि आज ये वाला इंटरेक्शन का मौका मुझे मिल जाए। और होना ऐसा ही चाहिए था यार, जिस जिसके साथ बात हो रही है, जिस जिसके साथ बात हो गई है, उनके अलावा ही आपको किसी दूसरे इंसान को मौका देना चाहिए, ताकि आपको उसके साथ भी इंटरेक्शन करने का मौका मिले, आपको उसे भी जानने का मौका मिले। क्योंकि शोएब से ऑलरेडी बस में भी बात हो चुकी थी और उससे पहले भी इंटरेक्शन शोएब की हो चुकी थी। तो मुझे यहाँ पे 1% होप था कि हो सकता है ये वाला मौका आज की डेट में मुझे मिल जाए, बट नहीं। फिर से रतन ने चूज किया शोहेब को। रीजन वो एक दिन पहले वाली डेट की वजह से रतन ने शोहेब को चूज किया कि जो शोहेब का जो मानसिक संतुलन हिल गया था ना, उसको काम डाउन करने के लिए रतन ने कहा कि चलो आज शोहेब को साथ में लेके चल, ताकि वो अपना थोड़ा जो भी उसका दिमाग जो ऊपर हो गया उसका थोड़ा सेटल डाउन हो जाए। हाँ जी, तो शोहेब और रतन एक कैमल पे बैठ चुके हैं। हम सभी भी अफेयर्स में जैसे बैठ चुके थे। मेरे साथ गौरव भाई थे और बाकी मुझे नहीं याद किस का। और राहुल के साथ तो भाई बुरा हो गया था, राहुल अकेला बैठा था कैंपी पे, पता नहीं क्यों, मुझे याद नहीं, बट राहुल भाई के साथ तो धोखा ही हो गया था, राहुल भाई को अकेला जाना पड़ा था। तो जब ये शोहेब एंड रतन कैमल राइड पे जा रहे थे, साथ में ही अनुपम भाई साहब, वो अनुपम भाई साहब के कमेंट अभी भी चालू थे, क्योंकि यार वो जो उनके बीच में वर्बल वॉर थी ना, वो यार जबरदस्त चल रही थी, पूरी चल रही थी। वो उसको कह रहा है कि ऊंट पे गधा बैठ गया, तो इनकी वर्बल वॉर ना पूरी चल रही थी, एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोल ही जा रहे थे। बट चलो अच्छा हुआ, शोहेब को डेट्स मिल गई एक तरह से, या फिर शोहेब को अलग से इंटरेक्शन करने का मौका मिल गया। इस चीज से ना अनुपम बहुत एंग्री था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था इस चीज पे। अब अनुपम ने जो कमेंट किया ना यहाँ पे
जो अनुपम ने ये वाली बात बताई, तो ये शोएब क्या सच्चाई मेरे थी। साथ ऊँट की सवारी वो करेगा? जिस तरह से बोलता था ना और जिस उसका बिहेवियर था, आप लोगों को ना ऑन स्क्रीन नहीं पता लगता है। ऑन स्क्रीन आपको जितना दिखता है ना, हर इंसान आपको वैसा ही लेकिन लगता है। चॉपर में भी बट मैं लेकिन पहली बार ऑफ बैठी थी स्क्रीन और जो ऊँट पर भी मैं इंसान पहली है बार ना, बैठ रही हूँ। और जो ऑन स्क्रीन भी सेम है, वो इंसान मेरे हिसाब से बेस्ट है। जो शोहेब का ये वाला जो बिहेवियर आप देख रहे हो ना, ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन, ये काफ़ी डिफरेंट होता था। अभी और भी एक बिहाइंड द सीन मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, वो चीज़ भी उस इंसान के बारे में ट्रू है, उसका भी बिहेवियर डिफरेंट होता था। तो अनुपम भाई बहुत गुस्से में था यार, अनुपम को बहुत गुस्सा आया हुआ था। उसके बिहेवियर की वजह से और जो उसने इसको गालियाँ दी थी ना, उसकी वजह से अनुपम बहुत गुस्से में था। शोहेब और रतन कैमल राइड पे दोनों चले जाते हैं और हम सभी भी उनके पीछे ही हैं। तो यहाँ पे ना शोएब ने बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल मोमेंट्स क्रिएट की थी रतन के लिए ना। वो उसको आइसक्रीम लेके देना, वो उसके लिए गाना गाना, आइसक्रीम लेके देना जब कि हमारे पास पैसे नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो एक एपिसोड में आपको बताया था कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हमारे पास हमारे वॉलेट्स एंड मोबाइल हमसे ले लिए गए थे। तो उसने बिना पैसे के रतन को आइसक्रीम लेके दी, जिससे रतन को भी बहुत अच्छा लगा और रतन ने अपने कमेंट में भी बोला। तो यार अच्छा लग गया ऑब्वियसली ना, ऑन स्क्रीन ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। बट ऑफ स्क्रीन जो होता था ना, मैं आपको उसके बारे में ना बाद में बताऊँगा। तो ये बहुत अच्छा था यार, सब बहुत बढ़िया चल रहा था। उसके बिल्कुल बाद वो पसंद नहीं है, तो जब सनातन रतन कल्चर है ना, दुकान पे कोई जाती है ना, शॉप पे वो एक कुछ चूड़ियाँ भी लेने के नहीं है, लिए उसको जाते हैं। तमीज़ नहीं है किससे तो जो कैसे यहाँ बात पे करनी चीज़ है। हुई, वो मुझे इंसान इस मुझे चीज़ का टूटी आँख में आइडिया नहीं घुसवाता था था और और आई रतन उसके थिंक साथ ये वाली जा रही चीज़ थी ना तो मुझे गुस्सा आ थोड़ी-सी रहा था। समझनी भी चाहिए कि जब आप किसी के साथ फर्स्ट टाइम इंटरैक्ट कर रहे हो या आप किसी से इस तरह से आप मिलने के लिए जा रहे हो ना, अगर कोई इंसान आपको रोक रहा है ना किसी चीज़ के लिए, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे रतन उसको मना कर रही थी चूड़ियाँ डालने के लिए। वो जो चूड़ियाँ थी, लाख की चूड़ियाँ थी। मुझे इस चीज़ का नहीं पता था। मुझे भी रिसेंटली अपने एक फ्रेंड से पता लगा कि जो से ये बिहार में जो सी लाख की जो चूड़ियाँ होती हैं ना, ये शादी के टाइम पे डाली जाती हैं और वो शादी के टाइम पे ही कोई ओकेज़न होता है, मतलब कि जो भी उनका रिचुअल है, उसी टाइम पे ही डाली जाती हैं। ऐसे कोई दूसरा इंसान आपको वो लाख की चूड़ियाँ नहीं डाल सकता। लेकिन तब भी शोहेब यहाँ पर ज़िद कर रहा था कि मैं डालूँगा। वो जस्ट एक मतलब कि मुझे नहीं पता कि वो कैमरे के सामने वो अपने आप को किस तरह से प्रिटेंड करना चाहता था या वो क्या दिखाना चाहता था। बट वो थोड़ा-सा अनप्लेज़ेंट लगा मुझे ना, कि वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब कोई आपको रोक रहा है ना, या कोई इंसान कोई मना कर रहा है, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और आई थिंक यही वाली चीज़ आगे जाके शोहेब के एलिमिनेशन का भी रीज़न बनी। जब कोई आपको इंसान रोके या फिर आपको इतनी लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए कि आपको लगे कि हाँ यार, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे शोएब को ये वाला बिहेव नहीं करना चाहिए था, ये वाली चीज़ नहीं करनी चाहिए थी उसको। बाकी चलो उसने ब्यूटीफुल मोमेंट्स क्रिएट की, वो सब कुछ किया, बहुत अच्छा था यार, बहुत बढ़िया लगा। मुझे भी बहुत बढ़िया लगा, सब अच्छा लग रहा था। अनुपम को ना ये सब कुछ देख के ना बहुत गुस्सा आ रहा था और क्यों नहीं आएगा? क्यों इंसान जेलस नहीं फ़ील करेगा? जब आप जिस इंसान के लिए आए हो, जब कोई और उससे ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा, जब आप उससे वो किसी और इंसान से ज़्यादा बातचीत करेगा, तो ऑब्वियस है यार ये वाली चीज़ ना कि थोड़ा बहुत तो गुस्सा आएगा। बट अनुपम को बहुत गुस्सा आ रहा था ये सब। तो इसी दौरान हमें पता लगता है कि गाँव में ही हमारा एक मैच होगा, कबड्डी का मैच। भाई मैंने कहा कि अगर अनुपम और शोएब अलग-अलग टीम में हुए, आज तो ये भाई इनकी तो हो जाएगी, इनकी तो अलग रेसलिंग हो जाएगी, कबड्डी नहीं, इनकी तो रेसलिंग हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ डिसाइड हुई, हमें जब पता लगा कि 2 टीमें डिसाइड हुई हैं। एक का नाम है दबंग, जिसमें मैं था, और दूसरी वाली टीम थी जिसका नाम था तीस मार्का, जिसमें राहुल था। राहुल और अभिनव एक टीम में बढ़ गए थे और इधर से मैं और गौरव भाई शायद हम एक टीम में हो गए थे। तो ठीक है यार, यहाँ पे तो कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन के टाइम पे तो जो हो रहा है, ऑब्वियसली हम एक टीम में थोड़ी ना हो सकते, हम कोई यहाँ पे टीम नहीं बनाने आए हैं। बट लेकिन चलो हम डिफरेंट टीम में हो चुके। इससे पहले जो बिहाइंड द सीन जो चीज़ रह गई थी, जो मैं आपको बताने वाला था एक इंसान के बारे में। हाँ, तो ये जो है ना जब चीज़ें अभी कबड्डी वाला जो सा मैच है ना, कबड्डी वाला मैच नहीं आया है और ये हम गाँव में पहुँच चुके हैं, कैमल राइड हो चुकी है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, बीच वाला पोर्शन, ये बीच वाला पोर्शन आपको दिखाया ही नहीं गया। ये बीच वाले पोर्शन में ना बहुत कुछ था। ये मुझे नहीं समझ में आता यार, इतना क्यों एडिट करते हैं, इतना क्यों कट कर देते हैं? तो ये बीच वाला पोर्शन है ना, इस बीच वाले पोर्शन में बहुत कुछ हुआ। इस बीच वाले पोर्शन में हमें एक एक्चुअल गाँव में लेके जाया गया। वो बहुत ही बिल्कुल जैसे टिपिकल गाँव होते हैं ना, पुराने कच्चे वाले घर, वहाँ पे भेड़-बकरियाँ हैं वहाँ पे वही मक्खन निकालने के लिए दूध को बिलवाया जा रहा है। वो है सब कुछ, वो ऐसे वाला गाँव था प्रॉपर ना। तो उस गाँव में जाके अब देखो हम जितने भी लोग थे ना,
हमारा बिहेवियर वैसा ही था, जैसा नॉर्मल जो चल रहा था ना, वैसा बिहेवियर था। एक इंसान का ना बिहेवियर वहाँ पे जाके चेंज हो गया। वो उसका ना थोड़ा-थोड़ा देखने को मिलता था। आपने ये जो स्टार्टिंग में जो कमेंट देखे थे ना उसके, हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ अनुपम की। जो अनुपम जो कमेंट कर रहा था ना कि शोएब के ऊँट पे कोई डंडा नहीं मारेगा, तो उसका ना थोड़ा-सा बिहेव बड़ा अजीब-सा हो जाता था। अब यहाँ पे जब हम गाँव में पहुँचे ना, अब क्या हुआ कि रतन ना एक पेड़ पे चढ़ गई। छोटा-सा एक पेड़ था। अब वो जैसे ही वहाँ पे चढ़ी, तो अनुपम भी पीछे-पीछे उसके पेड़ पे चढ़ गया और सब उसको क्रू वाले भी मना कर रहे हैं, हम लोग भी मना कर रहे हैं कि भाई उस पे मत चढ़, क्योंकि जो वो जो टहनी थी ना जिसपे रतन खड़ी थी, रतन का ऑब्वियसली जो वेट होगा, वो उस टहनी ने झेल रखा था। बट अगर अनुपम भी सेम टाइम पे उसी टहनी पे पैर रख देगा या उस पे चढ़ जाएगा, तो उसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे, वो टूट सकती है। हमने इतना मना किया ना उसको, हमने इतना मना किया उसको कि भाई तू ऊपर मत जा। वो तब भी इसके ऊपर चढ़ गया, वहाँ पे उस टहनी पे जाके चढ़ गया एंड लाइक लकीली वो टहनी नहीं टूटी। अगर वो टूट जाती तो वहाँ पे एक हादसा भी हो सकता था। बट लेकिन वो उसको ना समझ नहीं आ रहा था कि जब सभी उसको बोल रहे थे कि भाई ऊपर मत जा, वो नहीं सुन रहा था। उसका बिहेवियर वहाँ पे डिफरेंट हो गया था। बिल्कुल वो ना वियर्ड बिहेव कर रहा था। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि यार जब सारे क्रू वाले उसको कह रहे हैं, हम लोग उसको कह रहे हैं, तो ये चीज़ उसको समझनी चाहिए कि जब एक बार उसको रोक दिया गया है, वहाँ पे कोई हादसा भी हो सकता था, तो वो वहाँ पे मत जाए। ये वाला बिहेव था अनुपम का, ये सभी के सामने जाना चाहिए था। ये शो में अगर आपको दिखाया नहीं गया, आपको बताया नहीं गया, आपको पता कैसे लगेगा? जो बीच वाला जो पोर्शन था ना, ये बस ट्रैवल से लेके गाँव तक जाने का और उसके बाद जो कबड्डी मैच का, जो बीच वाला पोर्शन था, ये टोटली एडिट कर दिया यार, ये टोटली दिखाया ही नहीं। अगर ये आपको दिखाते ना, तो अनुपम के बारे में जितने भी आपकी एक इमेज बनी थी ना, वो शैटर्ड हो जाती। आपको समझ में आता कि यार ये क्या है? ये कोई इंसान बाहर से आया है जिसको हम लोगों से भी ज़्यादा अ, एडिकेट्स होने चाहिए, हम लोगों से ज़्यादा समझ होनी चाहिए और वो इस तरह से बिहेव कर रहा है कि सारा क्रू उसको मना कर रहा है, हम सब लोग मना कर रहे हैं, वो तब भी वहाँ पे जाके चढ़ गया। हमें ये था कि आज इस बिहेव के बाद हो सकता है कि रतन उसको कहे कि चल भाई तू भी चल, उसको भी एलिमिनेट ना कर दे, बट ऐसा नहीं हुआ। चलो देखते हैं आगे आपको और पता लगेगा इस चीज़ के बारे में। तो उसके बाद आता है जी कबड्डी मैच, 2 टीम, तीस मार खां और दबंग। में तो एक बना है 30 जब ये मार टीम खां, डिसाइड हुई ना, एक तो है ये दबंग। ऐसा तो नहीं था यार, मुझे कोई ऐसा नहीं लगा। जो पंकज सोनी का जो ये कमेंट आया ना, ऐसी नाइंसाफी जरूर हुई है कि प्लेयर्स को चूज करने में मुझे लगता है कि हमारे सारे प्लेयर्स 5, 4, 5, 8 तक थे और उनके सारे प्लेयर्स 6 से ऊपर, पंकज 6 सोनी फीट ने से जो ऊपर। कमेंट किया, तो मुझे नहीं इसमें ऐसा कुछ लगता कि यार बाकी सारे 4 फुट के थे, बाकी सब 6 फुट के थे, कौन था 6 फुट का यार? इस तरफ से अभिनव भी उस टीम में था, अभिनव भी आई थिंक अप्रॉक्सिमेटली वो 6 फीट का ही है। तो ठीक है यार, मुझे टीम बैलेंस ही लगी और ये वाली जो चीज़ है ना, इस चीज़ में हाइट नहीं आपकी मैटर करती। जब आपकी वो गेम है ना, ये वाली गेम ऑब्वियसली हम कोई बास्केटबॉल नहीं खेल रहे कि सिर्फ हाइट आपकी मैटर करेगी, बाकी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ठीक है यार, टीम जो भी थी ना बैलेंस थी, इतनी भी कोई खराब यानी कि टीम को डिवाइड नहीं किया गया था। तो टीम बढ़िया थी। हाँ जी, मुझे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यही था यार, शोएब की और अनुपम की लड़ाई ना हो जाए और कहीं वो यहाँ पे उनकी कबड्डी छोड़ के रेसलिंग ना हो जाए। तो वो तो चलो नहीं हुआ, बहुत बढ़िया मैच किया यार, बहुत अच्छा यानी कि खेला सभी ने बहुत अच्छे वहाँ पे अपने अपने स्किल्स दिखाए कबड्डी के, जो किसी को नहीं आते थे। पर एक चीज़ और यार, यहाँ पे जो है ना कबड्डी का ग्राउंड तो बना दिया था, कबड्डी यहाँ पे करवा तो दी थी, बट वो ना जो ग्राउंड था, वो खेत थे, वो खेत को ना बस ऐसे खोद के ना वो बना दिया गया था। वो मिट्टी बहुत हार्ड थी भाई, वो बहुत हार्ड थी मिट्टी। अगर किसी को ज़्यादा वहाँ पे कोई गिर जाता ना या वहाँ पे रगड़ जाता तो छिल जाता वो इंसान। तो वो मिट्टी बहुत हार्ड थी, वो मैच ज़रूर करवा दिया, वो खेत थे यार वो एक्चुअल में ना, वो जो कबड्डी के लिए प्रॉपर जैसे वो होनी चाहिए ना, सैंड होनी चाहिए या प्रॉपर वो मैच के लिए वो जो जगह होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं थी। बट चलो ठीक है यार, मैच बहुत बढ़िया गया, ठीक है, सब बहुत अच्छे से हो गया। हम जीत गए, हमारी टीम जीत गई। तो अब यहाँ पे हमें लगा यार हम हो गए एक तरह से इम्यून, जीत गए हैं, पूरी टीम इम्यून हो चुकी है और अब हम आराम से आज यानी कि इसके बाद वहाँ जाएँगे, ली मेरिडियन जाएँगे और आराम से हम अपनी पार्टी एन्जॉय करेंगे। और जो दूसरी टीम है, उसको जाना था वापस शिविलास। अभी हमें इस चीज़ का ना पहले नहीं पता था कि यहाँ क्या होने वाला है, जीतने वाली टीम को क्या मिलेगा और हारने वाली टीम को क्या मिलेगा। तो अब पता लगता है हारने वाली टीम को जाके शिविलास में खाना बनाना पड़ेगा। और जो कहते हैं यार, जो है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब यहाँ पे अगर ये वाली चीज़ मेरे साथ हो जाती ना तो मुझे यार उस टाइम पे कुछ भी नहीं बनाना आता था, मुझे कुछ नहीं बनाना आता था।
तो अगर मैं वहां पे चले जाता तो मुझे तो यार शायद मैं खाली प्लेट लेके पहुंच जाता, या मुझे यार बस बहुत बेसिक सी चीज बनानी आती थी, खाना बनाना नहीं मेरे को। मैं सैंडविच वगैरह बना लेता था, इतना ही मैं बना सकता था, इससे ज्यादा मुझे नहीं आता था। आई थिंक मैं वहां पे उन दिनों यही चीज बना सकता था। तो चलो, जिसको जो मिला वो अच्छा ही मिला, कि हमें यानी कि आज मिला डेट पे जाने के लिए। तो हम चले गए सभी मिलके आज ली मेरिटन रतन के साथ। एक ही चीज हो रही है यहाँ पे, आपको ना बिहाइंड द सीन बताता हूँ। वैसे तो देखो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता था, कुछ भी डिसाइड नहीं होता था कि क्या होना है और कैसे होना है, मतलब कि हमारी जो भी चीजें हैं वो डिसाइडेड नहीं होती थी। बट यहाँ पे जब हम ली मेरिडन पहुंचते हैं ना, तो जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने हमें बताया, या उन्होंने हमें बोला कि प्रदीप सबसे आगे रहेगा रतन के साथ। जब हम एंटर कर रहे हैं ना, जब वहां पे हमने एंटर करना है होटल के अंदर, तो उन्होंने बोला कि प्रदीप रतन के साथ रहेगा। अब ये देखो, रीजन मुझे नहीं पता कि स्क्रीन पे भी यार थोड़ा सा आई थिंक दिखना चाहिए, या स्क्रीन पे पता लगना चाहिए क्या रीजन था क्या नहीं। तो मुझे बोला गया कि मैं रतन के सबसे आगे रहूंगा। मैं जब हम गाड़ी में गए तो रतन के साथ ही बैठा था, तो हम जैसे ही वो गाड़ी से उतर के जाते हैं, तो ऑब्वियसली जैसे ही इधर से दरवाजा खुलेगा तो मैं ही सबसे आगे जाऊंगा ना। मैं रतन के सबसे साथ हूँ, मैं और रतन जब सबसे साथ उतरे तो ऑब्वियस है, जब कैमरे के सामने हम जा रहे हैं तो हम दोनों ही अप्रोच करेंगे होटल के अंदर एंट्री सबसे पहले। बट यहाँ पे अगर आप इसमें देखोगे, ये वाले एपिसोड में अगर आप देखोगे तो हुआ क्या, रोहित बिल्कुल एक्सट्रीम उस साइड पे बैठा हुआ है, वो गाड़ी को पूरा कवर करके घूम के इस तरफ आ गया, और जो मेरी पोजीशन थी वो रोहित ने ले ली है। यार ये वाली चीज ना रोहित की थी, वो फुटेज खाने के लिए ना कहीं से भी आ सकता था। वो पूरा क्रॉस करके, गाड़ी को क्रॉस करके मेरी जगह लेने के लिए रतन के साथ आ गया यहाँ पे। और जब हम एंटर कर रहे हैं, एंटर कर रहे हो देखोगे, मैं यहाँ पे वो वाली डालूंगा वीडियो। तो जब एंटर कर रहे हैं ना, जो मेरी जगह थी वो उसने ले ली, और वो फुटेज खाने के लिए अंदर चला गया। तो यार वो रोहित भाई की ना बहुत ही नेचर, वो हर चीज में ना फुटेज खाने के लिए हम सब बोलते ही थे कि यार इसको तो फुटेज खानी है, इसको तो फुटेज खानी है। तो वो ना फुटेज खाने के लिए उसने अपने आप को आगे कर दिया और होटल के लिए अंदर एंटर हो गए। भी वो आगे जो सी जो पोजीशन थी ना उसको नहीं चेंज कर पाया, ये वाली पोजीशन डिसाइडेड थी, ये वाली वही कह लो कि डायरेक्टर सर ने या फिर जो क्रू था उसने ऑलरेडी डिसाइडेड की होती थी कौन कहाँ पे कैसे बैठेगा। तो मेरी जो पोजीशन थी, फिर से यहाँ पे फिर से डायरेक्टर सर ने बोला कि रतन के साथ जो बैठेंगे वो बैठेगा राहुल और प्रदीप, हम दोनों रतन के साथ बैठेंगे, और बाकी जैसे भी जो उनका डिसाइड था मुझे याद नहीं। तो यहाँ पे रोहित भाई की नहीं चली, रोहित भाई मुझे हटा के नहीं बैठ पाए। तो यहाँ पे रतन के साथ मैं और राहुल बैठे, और उसके बाद हमारी स्टार्ट होती है वो, कहने को पार्टी थी यार, वो कोई पार्टी वार्टी नहीं थी। वहां पे भी जो सी जो चीजें चल रही थी, एक तरफ से एक Q&A वो स्टार्ट हुआ वहां पे, जब वो एक बाउल लेके आया गया जिसके अंदर वो स्लिप्स डाली हुई थी कि वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हम रतन को कितना जानते हैं। ये वाली चीज है, जितना हम रतन को बिफोर दिस मीटिंग या बिफोर दिस शो हम जितना जानते हैं ना, हम जानते हैं उसको टीवी सीरियल के अकॉर्डिंग, या फिर हमने जितना उसको न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है या फिर सोशल मीडिया पे जितना पढ़ा है, हम उसको इतना ही जानते हैं। बट यहाँ पे अब वो स्लिप्स निकाल के हमसे क्वेश्चन वाले पूछे जाएंगे। अब एक एज उन लोगों को तो मिलता है, मुझे लगता है कि उन लोगों को थोड़ा बहुत एज यहाँ पे मिलता होगा, रोहित मित्तल को, कुणाल मणिवाला को, शोहेब को और अनुपम को, कि उन्होंने थोड़ा सा हमसे बेहतर जान लिया है। हम लोगों ने अभी तक जाना ही नहीं है, हम लोगों की अभी तक एक प्रॉपर इंटरेक्शन हुई नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उसका आंसर क्या हो सकता है। बट फिर भी हर कोई अपनी तरफ से गेस करने की कोशिश कर रहा है, और हमने जो भी क्वेश्चन पूछे गए, तो शोएब फिर से यार वो हर बार की तरह ना ओवर कॉन्फिडेंट था वो, कि हाँ यार मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। वो यार एक वही टिपिकल जो उसका बिहेवियर था ना, वो वाला कि हाँ मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। तो उससे जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जो बाकी के क्वेश्चन थे ना, वो बाकी के क्वेश्चन में भी उसी इसको आंसर करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, जो क्वेश्चन हमसे पूछे हैं वो हमारे क्वेश्चन होने चाहिए, जो क्वेश्चन शोहेब से पूछे गए हैं वो उसी को वही क्वेश्चन आंसर करने चाहिए। हाँ जी, इसके बीच में एक जो क्वेश्चन पूछा गया ना, जो सुधांशु भाई से क्वेश्चन पूछा, अगर रतन रूठ गई तो आप उसे मनाने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन: जोक मार के हंसाने की कोशिश करेंगे, 100 बार सॉरी बोलकर उठक बैठक करेंगे, गाना गाकर सुनाएंगे, कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ देंगे। तो जब वो क्वेश्चन पूछा, मुझे नहीं था यार कि इसका जो आंसर है वो
ये वाला आंसर मिलेगा। मेरे सुधांशु ख्याल भाई में से जब ये सबके लिए क्वेश्चन अकेला पूछा गया छुट्टी कि नहीं, छुट्टी नहीं। अगर मतलब उसकी लड़ाई हो जाती रतन के ब्रेकअप। साथ या कभी उसकी ब्रेकअप अनबन मेरे हो जाती गुस्से है, में नोक आकर झोंक हो मुझे जाती किसी है, ने अकेला छोड़ तो दिया, वो क्या करेगा? मतलब वो गुस्सा तो मुझे तो वहां सिंपल से सा था लेकर कि यार यहाँ ठीक है, आया। वो कान पकड़ के माफी मांग लेगा या फिर सॉरी बोल देगा, जो भी उसमें जो भी ऑप्शन थी। तो मुझे तो यही था, इन सुधांशु दोनों जी में से और कुछ यूज मेरी करेगा। सोच तो बिल्कुल सुधांशु भाई का जो ऑपोजिट ये थी। कमेंट था ना यार, मुझे सो भी उनके बहुत हिसाब शॉकिंग से लगा। और जो रतन के अकेला फेशियल छोड़ना था, एक्सप्रेशन थे ना लेकिन उसके बाद, तो मेरे मुझे हिसाब उस से टाइम पे लगा कि कोई यार प्यार में उठक रतन बैठक को कर ये दे वाला तो बिल्कुल गुस्सा भी अच्छा शांत नहीं लगा। करने तो का हो सकता तरीका है इससे अच्छा कि कुछ नहीं हो सकता। इस आंसर की वजह से भी रतन नेक्स्ट एलिमिनेशन जो होगा उसमें सुधांशु को एलिमिनेट ना कर दे। तो मेरी नजर में इस टाइम पे दो लोग आ चुके थे, एक अनुपम, वो गांव वाले बिहेव की वजह से, और यहाँ पे अब जो सेकंड पर्सन था वो आ चुका सुधांशु, कि अब ये जो इसने कमेंट किया है, जो इसने बात बोली, इसकी वजह से एलिमिनेट ना कर दे। बट चलो एक रीजन बन सकता है, बट लेकिन 100% रीजन नहीं बन सकता एलिमिनेट करने के लिए। जो चीज हुई ना, जो एक इस क्वेश्चन आंसर राउंड के बाद जो सी चीज हुई, हमें उस चीज का कोई आइडिया नहीं था। हमें लगा कि हम विनिंग टीम है, हम जीत चुके हैं, और जीतने के बाद हम हो चुके इम्यून। आज हम लोगों में से तो कोई एलिमिनेट नहीं होगा, बट अभी पता लगता है कि हम लोगों में से ही दो ऐसे लोग हैं जिनसे रतन बात करना चाहती है। तब भी यही लगा मुझे यार, सिर्फ बात करना चाहती है, इंटरेक्शन करना चाहती है, या फिर वही वाली चीज ना जो अभी तक हर किसी की हर किसी के साथ जो चीज हो रही थी ना, कि टाइम मिल रहा था रतन के साथ बात करने का। तो मुझे यही लगा कि यार रतन अब ये वाले दो लोग हैं, इनके साथ बात करना चाहती है, कि अभी जिन जिनको नहीं टाइम मिला है, जिन जिनसे बात करने का मौका नहीं मिला है, तो स्लोली स्लोली रतन हर किसी से इंटरेक्ट करेगी और बात करेगी, और हमारा भी टाइम आएगा। तो ये दो लोग थे, सुधांशु और गौरव जग्गी। तो गौरव जग्गी भाई का यार पहले भी डॉली बिंद्रा से भी इंटरव्यू हो चुका था, तो ये सेकंड टाइम इंटरव्यू, सेकंड टाइम फिर से बातचीत किस लिए? तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट था मुझे यार कि ये किस लिए हो रहा है, कि एक बार हो चुका है, एक बार आप एक इंसान को थोड़ा सा समझ चुके हो, आपको पता लग चुका है कि वो किस रीजन से यहाँ पे है। तो सुधांशु भाई और गौरव जग्गी को बुलाया जाता है सेपरेटली एक इंटरव्यू के लिए, एक इंटरेक्शन के लिए। तो उसके बाद सुधांशु भाई का जो सा ये इंटरव्यू था, मैं यहाँ पे डालूंगा क्लिप्स में। तो जो सी ये वाली जो बात रतन पूछी ना सुधांशु से, कि जब हमारे ऑडिशंस हुए थे, ऑडिशन के टाइम पे जब वहां पे जो पिक्चर्स हमने दी थी, सुधांशु उससे कंप्लीटली डिफरेंट लगता था, वहां पे एक बिल्कुल डिफरेंट लगता था, और उसने ये वाली चीज कहीं पे ना उसका जिक्र नहीं कर रहा था कि लेकिन वो मैंने जो आपका मॉडलिंग भी करता फोटोग्राफ था। देखा था वो बहुत ही अलग था। मैंने लगा ही नहीं देखा कि ये किसी लॉयर का फोटो है। बड़ा ही स्टाइलिश फोटो खिंचवाया हुआ था। ये सच बात है, सच बात है। सो ये वो क्या था? आई मीन पोर्टफोलियो टाइप्स लग रहा था। तो आपने मॉडलिंग की हुई है, एड्स किए हुए हैं? एड्स नहीं किया हुआ, एड्स नहीं। एक डॉक्यूमेंट्री मूवी होती है जो सोशल सर्विस के लिए होती है, उसके लिए। तो उन्होंने मॉडलिंग क्या रैम्प मॉडलिंग भी नहीं, की है? रैंप नहीं किया, प्रिंट किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है। कितने Even- किए हैं अभी तो कुछ काम? अब ये तो याद नहीं। अब यहाँ पे फिर से एक चीज क्या आती है, बात कर रहे हो? और आप बिहाइंड द बताओ, सीन मैं जानती जो हूँ चीज आती है, हम जब इंडस्ट्री के होटल जो में होते मॉडल्स थे या ना, लड़के होते हैं उनको भी नहीं मिलता। सो सुधांशु हमें लेकिन यार ये वो बड़ा पता नहीं opposite राहुल नहीं है, दूसरी ये लैंग्वेज यूज करता था ना उसके लिए, राहुल बहुत बोलता था उसको। राहुल कहता था यार कि ये ना बहुत बहुत गप गप मारता है, बहुत झूठा है ये। तो वो हमें कहता था कि मैंने 30 शोज कर रखे हैं, रैम्प्स कर रखे हैं, मैंने 40 शूट्स कर रखे हैं, मैंने इतने इंटरनेशनल शूट्स कर रखे हैं, मैंने इतने लोकल शूट्स कर रखे हैं। तो वो ना बहुत गप्पे मारता था, तो हमें तो ये वाली चीज झूठी लगती थी। तो अब यहाँ पे वही चीज आ गई थी रतन के सामने, वो 100% नहीं, बट रतन के सामने वो वाली चीज आ गई थी, क्योंकि उसने उस चीज का जिक्र ही नहीं किया। जब वो अपनी बात कर रहा है कि मैं लॉ कर रहा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया है, उससे पहले जो भी उसने अपना काम बताया, और उसने इस चीज का जिक्र ही नहीं किया कि वो मॉडलिंग भी करता है। और वो हमें जब बातें बताता होता था ना, जब हमें अपनी इंट्रोडक्शन देता था, वो अपनी इंट्रोडक्शन के टाइम पे सुधांशु सुधांशु अपनी इंट्रोडक्शन के टाइम पे ये बताता होता था कि मैंने इतने सारे रैंप्स कर रखे हैं, इतने सारे फोटो शूट कर रखे हैं, इतने सारे इंटरनेशनल शूट्स कर रखे हैं। तो वो आज यहाँ पे उसने नहीं बताई। पता नहीं मुझे कि रतन को इस बात का पता था कि नहीं पता था कि वो ये वाली बातें बोलता है, बट लेकिन उसने वहां पे उससे पूछी वाली बात। बट यहाँ चेंज हो गया सब कुछ। यहाँ पे उसने वो वाली चीजें नहीं बोली कि हाँ मैंने इतने कर रखे हैं, इसने बोला कि मैंने तो डॉक्यूमेंट्री कर रखी है। उसने जिक्र नहीं किया उस चीजों का कि मैंने इतने शूट्स कर रखे हैं, मैंने इतनी मॉडलिंग असाइनमेंट्स कर रखी हैं, उसने इसका जिक्र नहीं किया। तो ये वाली चीजें वियर्ड थी। तो सही है ये वाला, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया फिर से कि क्या सुधांशु भाई ने झूठ बोला। तो यार ये वाली चीजें तो जो मुझे लगती थी ना, तो थोड़ी बहुत
वो गप्पे तो मारता ही था। सुधांशु भाई ने लंबी लंबी फेंक तो रखी थी, हमारे सामने तो पूरी फेंक रखी थी, यहाँ पे थोड़ी कम फेंकी, बट यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मार्क लग गया सुधांशु भाई पे भी। उसके बाद सेकंड इंसान जिसके साथ रतन ने बात करनी है वो है हमारे गौरव भाई। अब गौरव भाई से सेकंड टाइम इंटरेक्शन क्यों? एक आप इंसान को जज कर चुके हो थोड़ा बहुत, तो सेकंड टाइम क्यों? मुझे भी इस चीज का नहीं समझ में आया, बट आई थिंक रतन बिल्कुल ना यहाँ पे क्लियर होना चाहती थी कि गौरव भाई आए किस लिए हैं यहाँ पे, स्वयंवर में आए किस लिए हैं। रतन ना यहाँ पे ना पूरा क्लियर होना चाहती थी कि गौरव भाई का मकसद क्या है यहाँ पे। बट मेरे अकॉर्डिंग तो अगर जो डॉली बिंद्रा ने जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन की थी ना, उसी से क्लियर हो जाता कि गौरव भाई यहाँ पे किस लिए आए हैं। तो यहाँ पे गौरव भाई से बातचीत होती है, गौरव भाई ने एक जोन सा ये वाला कमेंट किया ना, इस कमेंट की वजह से ना रतन को बुरा लग गया होगा, बट तो शायद किसी का भी होता तो मैं यहाँ पे होता। ये वाला कमेंट ना रतन को अच्छा नहीं लगा, और अब हो गए थे यहाँ पे 3 लोग, अनुपम, सुधांशु और गौरव भाई। अब यहाँ पे 3 लोग मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्कल में आ चुके थे, गौरव भाई, सुधांशु और अनुपम, कि जिन तीनों में से कोई भी एलिमिनेट हो सकता है। बट यार थोड़ा वियर्ड था, मुझे तो यार हम तो यानी कि विनिंग टीम है, हम इम्यून हो चुके हैं। अब इनके बाद जो दूसरी टीम है ना, जो हारी हुई टीम है, जो शिविलाज में बैठ के खाना बना रही है, उसमें से ही कोई इंसान जाएगा, उसमें से कोई एलिमिनेट होगा। बट लेकिन ऐसा पता नहीं होने वाला था या नहीं, उस टाइम तो हमें कोई आइडिया नहीं था। बट ये वाली जो सी चीज थी ना, इस चीज के बिहाफ पे अब 3 इंसान नजरों में थे कि इन तीनों में से कोई जा सकता है, इन तीनों में से कोई नेक्स्ट एलिमिनेट होगा। तो बट एक होप ये भी थी कि जो टीम शिविलाज में है, उनकी कुकिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग भी जो सबसे वर्स्ट होगा वो भी एलिमिनेट हो सकता है। तो अभी ये 3 इंसान और वो पूरी कुकिंग वाली टीम जो शिविलाज में खाना बना रही है, इनमें से कोई एलिमिनेट होगा, ये सब कुछ माइंड में चल रहा था। तो कौन एलिमिनेट हुआ और कौन एलिमिनेट होगा और क्यों हुआ, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है वीडियो में तो आप कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।